हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेनॉर्मिक एजुकेशन की तरफ से मैं सीए ऋषभ डाकलिया सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेके आया हूं फॉर रिवीजन। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 में कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज में 4 थियोरीज है जिसके ऊपर सम्स बनते हैं, जिसमें अक्सर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत फेस करनी होती है। तो आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज का ये सेगमेंट अच्छे से रिवाइज करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आपने ये टॉपिक कभी पढ़ा हुआ होना चाहिए, और फिर अगर आप ये देखेंगे तो आई थिंक एग्जाम से जस्ट पहले दिस विल हेल्प यू आउट टू क्विकली रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पार्ट। ऐसे ही हमने दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप वो डेफिनेटली गो थ्रू करें और अपना प्यार बरसाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर में एमएम अप्रोच। अब वैसे तो चैप्टर 5 में 3 सेगमेंट है, एक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस जिसमें हमें वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ईएईएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस ढूंढना होता है, और कौन सा प्लान एक्सेप्ट करना है उसके लिए हम लोगों को जिसमें हमारा ईपीएस मैक्सिमाइज हो रहा है वो सिलेक्ट करना है। उसका एक टिपिकल सा टॉपिक मैं पहले रिवाइज करा देता हूं मोदी गिलानी में मिलर में, उसके बाद हम जाएंगे। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि कई बार आपको आजकल पी मल्टीपल भी दे देती है इंस्टीट्यूट, तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि इन whenever the p multiple is given to you then your MPS is equals to EPS into PE multiple। तो उस केस में आप ये जरूर देखें कि हमको शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन देखना होता है, पी मल्टीपल नहीं दिया हुआ तो हम ईपीएस पे जाएंगे। दूसरा एक और टॉपिक है जिसमें हम लोगों को फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इनडिफरेंस पॉइंट ढूंढना होता है। इनडिफरेंस पॉइंट मतलब लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज 0 अंडर 2 प्लान्स। बस इतना ही ध्यान में रखना है। मतलब आप लोगों को इक्वेशन बनानी है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। दो अलग अलग प्लान में नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग होंगे, टैक्स रेट 1 माइनस टी लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट अलग अलग होगा, ईबीआईटी को एक्स ले लेना है। तो ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी आपको मिलेगा जहां पे आपका ईपीएस सेम होगा। मतलब कौन सा प्लान डोमिनेट करेगा हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा बेसिकली फिक्स कॉस्ट जैसे कि इंटरेस्ट ज्यादा है तो एबिट जब एक लेवल से ऊपर होगा तब हमें वो ज्यादा एडवांटेज देगा, और अगर उसके लेवल से कम होगा तो जहां पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो हमें एडवांटेज देगा। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज 0। क्या? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज 0। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो बाकी के 2 टॉपिक है इस चैप्टर के कैपिटल स्ट्रक्चर के, उसके लिए बहुत इजी है। ये वाला पार्ट इंस्टीट्यूट थोड़ा आजकल नए सिरे से पूछ रही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ईपीएस नहीं मैक्सिमाइज करना है, अगर पी मल्टीपल दे दिया है तो एमपीएस करना है। और पी मल्टीपल कई बार लेवरेज मतलब अमाउंट ऑफ डेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो जब हमने ढेर सारा डेट ले लिया होता है तो कई बार पी हमारा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए भले ही ईपीएस तो ज्यादा आ रहा है उसमें लेकिन एमपीएस कम आ सकता है। तो इस बात को जरूर से आप ध्यान में रखें। फिर से एक बार पूरी इक्वेशन बता रहा हूं आपको, इन वाले सम्स में कुछ नहीं समझ में आए तो इक्वेशन बना के इंग्लिश को इंटरप्रेट करके आपको वैल्यूज पुट करनी है। द इक्वेशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे तो हमारा ईपीएस आ जाएगा, इनटू पी मल्टीपल करेंगे तो हमारा एमपीएस आ जाएगा। जो हमारा तीसरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं अभी, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, जिसमें टिपिकली हम लोग अभी देखने वाले हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। लेकिन मोदी गिलानी मिलर पे मैं जाऊं उससे पहले हम एक बार चारों थियरीज का क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग ये देखते हैं किससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बेसिकली
ट्रेड ऑफ थियरी, पेकिंग ऑर्डर थियरी, दो और थियरीज भी है बट उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। और जो एनआई ट्रेडिशनल और एनओआई थियरीज है वो काफी बेसिक है, उसमें क्या फॉर्मूला लगेंगे वो मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं आपके साथ, देन हम एमएम के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नेट इनकम अप्रोच ये बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क पड़ता है, मतलब आप डेट इक्विटी को चेंज करोगे तो आपका केओ भी चेंज होगा, और केओ चेंज होगा मतलब केडब्ल्यू मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज होगा। इसीलिए एनआई अप्रोच क्या बोलता है, द कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट। क्या है वो? रेलेवेंट। देखो ये नीचे जा रहा है मतलब हम लोग ज्यादा डेट लेंगे, लेवरेज मतलब अमाउंट ऑफ डेट, ज्यादा डेट लेंगे तो केडी कांस्टेंट मानता है ये अप्रोच, जो कि इसकी लिमिटेशन है क्योंकि एक लेवल के बाद केडी कांस्टेंट नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा डेट ले लेंगे तो बैंक हमेशा हमें 8-9% पे लोन नहीं देने वाली है, तो केडी कांस्टेंट मानना इस अप्रोच की लिमिटेशन है, इसीलिए ये ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता। बट थियोरेटिकली आ जाए तो हमें ध्यान में रखना है कि एनआई अप्रोच के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है और केडी कांस्टेंट होता है, इसलिए जैसे जैसे डेट का कंपोनेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि केडी से कम होता है इसलिए आपका केओ जो है वो केडी की ओर जाता रहेगा। केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। सेकंड अप्रोच होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच भी यही बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क पड़ता है, मतलब अगर आप डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कम ज्यादा करोगे तो आपका केओ इंपैक्ट होगा, बट वो इसकी लिमिटेशन को थोड़ा करेक्ट कर देता है। कैसे करेक्ट करता है? जैसे जैसे आपका जो लेवरेज है वो बढ़ेगा, एक लेवल तक तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके बाद जब रिस्क बहुत बढ़ जाएगा तो ये बढ़ने लगेगा, और जब ये बढ़ने लगेगा तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जो है वो बढ़ने लगेगा। और इसीलिए ये जो ए पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल पॉइंट, क्योंकि यहां पे हमारा के ओ या के डब्ल्यू मिनिमाइज हो रहा है, उसके बाद आपका डेट भी बढ़ने लगेगा, इक्विटी भी बढ़ने लगेगा, और इसलिए आपका ओवरऑल केओ भी इंक्रीज होने लगेगा। इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो ध्यान में रहे। और ऐसी तीसरी थियरी है, जैसे ये भी बोल रहा है रेलेवेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसी तीसरी थियरी है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो कि बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है। और इररेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये यूं बोल रहा है कि अगर आप जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे, भले डेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि लेवरेज मतलब बेसिकली कंपोनेंट ऑफ डेट इन योर कैपिटल। 1 करोड़ में 20 लाख का डेट है तो लेवरेज कम है, 1 करोड़ में 80 लाख का डेट है तो लेवरेज ज्यादा है। अगर आप लेवरेज ज्यादा करोगे तो आपके इक्विटी वालों का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा आपका केओ नीचे आ रहा था उतना इक्विटी के रिस्क के कारण वापस ऊपर जाके आपका ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलता है। तो वो यूं बोल रहा है कि आप डेट इक्विटी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और एनओआई अप्रोच बिहेवियरली जस्टिफाई नहीं करता। क्या जस्टिफाई नहीं करता है? कि ये आया कैसे, इसीलिए हमारा चौथा अप्रोच आया जिसको हम लोग बोलते हैं एमएम अप्रोच, मतलब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जो कि सेम चीज बोल रहा है। आप देखेंगे दोनों डायग्राम एकदम सेम है, लेकिन मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बिहेवियरली ये जस्टिफाई करता है कि कैसे ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेंगे। इन चारों ही आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज है इसमें कुछ कॉमन फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं, फिर मैं वापस इस पे आता हूं। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। उसके बाद आपका आता है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईबीटी, यहां पे वो ईएटी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाता है केई, एंड योर वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन केडी, एंड केओ इज इक्वल्स टू एबिट अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। ये बेसिक फॉर्मूलाज अगर आप ध्यान में रख लो तो आपके सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है या असम्पशन है, आई मस्ट से, क्या कि ये चारों थियोरीज ये मानती है
कि हम लोग नो टैक्स वर्ल्ड में जी रहे हैं और तभी ये थियरी सस्टेन हो रही है। इसलिए जब मैंने आपको क्लास में बताया था तब भी मैंने बोला था कि एकेडमिकली हम इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रेलेवेंस हमारा जब टैक्स वर्ल्ड होएगा तो ज्यादा होगा, क्योंकि हम उसी वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं। इनफैक्ट हमारे ऊपर तो ढेर सारे अलग अलग तरह के टैक्स है, तो उसका इंपैक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म में डेफिनेटली पड़ता है। तो इसीलिए एकेडमिक पर्सपेक्टिव से ही हम इसको ज्यादा ध्यान में रखेंगे या देखेंगे। तो अगेन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ फर्म? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी? इक्विटी वालों को कितना मिल रहा है? ईबीटी और ईएटी सेम कैसे कर दिया सर आपने? क्योंकि हम लोग नो टैक्स वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो ईएटी जो मिल रहा है, के जो एक्सपेक्टेशन है, तो अर्निंग्स अपॉन के इज वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड इंटरेस्ट अपॉन केडी इज वैल्यू ऑफ डेट। और जब हम केओ देखेंगे तो बेसिकली ये यही हो रहा है। अगर आप ऊपर वाली फॉर्म में इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू ऑफ डेट हमारा क्या हो जाएगा? ईबीटी अपॉन के। और वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। वैल्यू ऑफ डेट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अपॉन केडी। ठीक है, ये दोनों विल बी योर वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अगर हम जनरल जस्टिफिकेशन में देखें तो ये दोनों से हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, जिसको हम लोग यूं पुटअप कर सकते हैं कि ईबीआईटी अपॉन केओ, ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इक्वल टू योर केओ, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिकॉज ईबीटी और इंटरेस्ट जो है उसका बेस हम लोगों को हेल्प करेगा टू ओवरऑल फाइंड आउट द वैल्यू। सो इसमें हमने वेटेज पुटअप नहीं किए हैं। अगर मैं केओ का पूरा फॉर्मूला पुटअप करूंगा, विच इज अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ डेट अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इनटू, अगर हम देखें तो यहां पे आ जाएगा वेटेज ऑफ डेट तो आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ डेट और इनटू केडी ये रहा, वैल्यू ऑफ डेट इनटू केडी विल बी व्हाट? इंटरेस्ट। एंड अगर यहां पे देखें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू के विल बी व्हाट? ईबीटी। और नीचे तो वैल्यू ऑफ फर्म ही है और इधर केओ है, तो इसको रीराइट करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन केओ। ये कोई जनरली प्रूव नहीं करता है, वैसे ऑनेस्टली जरूरत भी नहीं है, बस मैंने बता दिया कि आपको लॉजिकली भी पता चले कि क्या हो रहा है। बट ये कब सस्टेन हो पाएगा? जब हम लोग नो टैक्स वर्ल्ड अज्यूम कर रहे हैं, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूलाज को हम लोग सम्स में कैसे यूज करें देखते हैं। मैं पहले मोदी-गिलानी मिलर विदाउट टैक्स अप्रोच में जाता हूं, फिर हम लोग विथ टैक्स में जाएंगे, जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर पार्ट रिलेवेंट है, उसको हम देखेंगे भी। सो मोदी-गिलानी मिलर विदाउट टैक्स में हमें क्या करना है, रीड करते हैं। देयर आर टू कंपनीज, एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड, हैविंग द सेम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट इज एबिट ऑफ 20,000। मैं लिख देता हूं एन लिमिटेड, एम लिमिटेड, ईबीआईटी कितना है हमारा? 20,000 और 20,000। एम लिमिटेड इज अ लेवर्ड कंपनी। लेवर्ड का मतलब इसके अंदर डेट है। कितना डेट है? 1 लाख का। इंटरेस्ट कितना है? 7%। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इंटरेस्ट एम लिमिटेड में 1 लाख का 7% कितना आ जाएगा? 7,000। तो हमारा ईबीटी बोल दो या ईएईएस बोल दो सीधा, क्योंकि ईबीटी में से टैक्स तो कुछ है ही नहीं, तो ईएटी वो अपना ईएईएस हो गया। ये हमारा कितना आ जाएगा अगर हम देखें तो? 13,000। सेकेंड वाली कंपनी में इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, तो ईएस कितना आ जाएगा? 20,000। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड इज 10%। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 10% करूंगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आएगा इस केस में? 2 लाख रुपए। और इसको मैं अगर डिवाइडेड बाय 10% करूंगा तो इसमें हमारा बनेगा 13,000 डिवाइडेड बाय 11.5%, विच इज 1,13,043 रुपए। अब ये तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी हुई है गाइस, ठीक है। इसमें जब हम वैल्यू ऑफ डेट
इधर तो 0 है और दूसरी वाली कंपनी में कितना डेट है 1 लाख। अभी ऊपर ही मैंने फॉर्मूला बताया था, फिर से बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो एन लिमिटेड की वैल्यू हो गई 2 लाख और एम लिमिटेड की वैल्यू हो गई 2,13,043। यहां पे हम वही केस ले रहे हैं जब लिवर्ड फर्म मतलब डेट वाली फर्म की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू अनलिवर्ड फर्म। तो इसमें आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे वर्क करता है ये हम लोगों को बेसिकली चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। अगर आपने देखा हो तो दोनों की एबिट सेम है। अब बेसिकली मोदी गिलानी मिलर क्या बोलता है कि अगर दो का एबिट सेम है तो कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी वैल्यू ऑफ फर्म सेम होनी चाहिए। लेकिन ये तो दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आएगी। अब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी है, इसमें इंस्टीट्यूट हर बार अलग अलग वैरायटी करती है। तो आप कुछ भी करो राइट होगा, क्योंकि उन्होंने हर एक सम के एंड में एक पैराग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है कि हमने ये माना है कि 10% है, 20% है और पूरा इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आप पूरा इन्वेस्ट करोगे तो वैल्यू कुछ अलग आएगी आर्बिट्रेज प्रॉफिट की, बट दैट इज ओके। सो इसलिए प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट ये माइंडसेट रखते हैं कि सर इनसे तो मैच ही नहीं कर रहा, हमने आर्बिट्राज अलग तरीके से किया है। या तो वो लोग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि इतना परसेंटेज स्टेक है, नहीं तो फिर आपको उसका लोड नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। अब हमारे पास 2,13,043 एम लिमिटेड की वैल्यू है, लेकिन ये कंपनी 20,000 ही कमा रही है, और 2 लाख एन लिमिटेड की वैल्यू है और ये कंपनी भी 20,000 ही कमा रही है। तो बेसिकली जो एन लिमिटेड है, या तो हम ऐसा बोलेंगे वो अंडर वैल्यूड है, या एम लिमिटेड है वो हम क्या बोलेंगे ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कमाई तो दोनों में सेम ही हो रही है। ये प्रूव कैसे करना है बताऊंगा मैं वो भी, बट बेसिक थॉट प्रोसेस देखे तो अगर दोनों की अर्निंग सेम है और वैल्यू अलग है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है या तो वो कम होनी चाहिए, या फिर जिसकी वैल्यू कम है वो बढ़नी चाहिए। इसी प्रोसेस को जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करके कुछ एक्स्ट्रा सेव कर लेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। तो हम लोगों को यहां पे क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। सपोज हमारे पास 10% स्टेक है किसमें, लेवर्ड फर्म में, और 1,13,043 का 10% हमारे पास आ रहा है 11,304। सर 10% क्यों लिया, मैं वापस बोल रहा हूं, आप 20 लो, 50 लो, 100 लो, आपके ऊपर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली इन लोगों को मेंशन किया हुआ होना चाहिए अगर एग्जाम में पूछे तो ऐसा। तो हमारे पास 11,304 का वैल्यू था और अर्निंग कितनी कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग अर्निंग कर रहे थे 13,000, अर्निंग्स टोटल थी 100% लोगों की, तो हम लोगों को मिलेगा 13,000 का 10%, विच इज 1,300 रुपए, विच इज 1,300 रुपए। अब हम कमा रहे हैं लेवर्ड फर्म के अंदर 1,300, हमें यह ट्राई करना है कि हम अनलेवर्ड से भी 1,300 कमा लें। तो अगर अनलेवर्ड से 1,300 कमाना है तो एक बार चेक करते हैं कि इसमें 10% स्टेक का कितना वैल्यू रहेगा। तो 10% स्टेक इन अनलेवर्ड फर्म विल बी 2 लाख की वैल्यू है, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, स्टेक हमेशा इक्विटी से ही मिलता है ये याद रहे, 20,000 रुपए चाहिए। हमने बेचा कितने का माल है वहां पे शेयर्स में, 11,304। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, 11,304 तो हमारे पास है ही है, प्लस हम 1 लाख का 10% कितना 10,000 बोरो करेंगे। ये 1 लाख का 10% क्यों, क्योंकि लेवर्ड फर्म में लगभग 1 लाख की डेट थी, तो हम लोगों ने उसका बेस बोरो कर लिया। वैसे मैं फिर से बता रहा हूं, आप जो अलग अलग अमाउंट बोरो करोगे उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट अलग अलग आता रहेगा, इसलिए उसका लोड नहीं लेना है। वो आंसर आपको ये प्रूव करना है कि मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो स्टैंडर्ड पैटर्न ये है कि 10% स्टेक है तो उसी कंपनी का जितना डेट है उसका लगभग 10% आप कहीं बाहर से बोरो कर लो। तो अगर मैंने ये बोरो किया है तो मेरे पास कितना अमाउंट आ गया है, 21,304 रुपए आ गया है। अब मैं अगर अनलिवर्ड फर्म में 10% स्टेक खरीदता हूं तो मेरे को 20,000 ही देना पड़ेगा। तो 21,304 में से 20,000 गया तो 1,304 फ्री पैसा पड़ा है। फिर से बोल रहा हूं क्या पड़ा है, फ्री पैसा। एक बार और बोल रहा हूं क्या पड़ा है, फ्री पैसा। चौथी बार बोल रहा हूं क्या पड़ा है, फ्री पैसा। इसको साइड पर रहने दो। अब हमने जैसे
पहले लेवर्ड फर्म में अर्निंग्स देखी थी कितनी हो रही है, अब वापस देखेंगे तो जो अनलेवर्ड फर्म है उसकी 20,000 की ईएटी है, 20,000 का 10% हम लोग कमाएंगे 2,000, और हमने 10,000 रुपए बोरो किया है 7% पे, नॉट एट 10%, ठीक है। 10% तो हम लोगों ने टोटल बोरो किया है, बट हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो ये रही 7% है, तो जो बाजार में रेट चल रही है उसी पे हमें मिलेगा, हम यही मानेंगे। तो 20,000 का 10,000 का 7%, क्योंकि हमने 10,000 बोरो किया था, कितना पड़ेगा 700, मतलब हमारे पास 1,300 रुपए यहां पे भी हमारी अर्निंग्स हो गई। अब देखो ऊपर वाली कंपनी में भी आपकी अर्निंग्स कितनी थी 1,300, नीचे वाले में भी कितनी है 1,300, लेकिन पहले आपके पास कोई फ्री पैसे नहीं थे और अभी यहां पे आपके पास 1,304 रुपए फ्री है। सर हम इसको भी तो इन्वेस्ट कर ही सकते थे, ऑफ कोर्स आप पूरा पैसा डाल के ज्यादा स्टेक खरीद लेते, तो उस केस में आपके पास अर्निंग्स ज्यादा आ जाती। तो एक ही बात है, कुछ पैसा फ्री पड़ा है उसको इन्वेस्ट कर दो, या फिर सारा यही इन्वेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा कमा लो। पॉइंट ये नहीं है कि कितना कमा रहे हो, पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा कमा रहे हो, क्योंकि आप लेवर्ड से जब अनलेवर्ड में शिफ्ट होगे तो एक्स्ट्रा कमाओगे, या फिर जब आप लेवर्ड से अनलेवर्ड में शिफ्ट होगे तो कमा दोनों में सेम रहे हो, लेकिन 1,304 फ्री पैसा पड़ा है, तो इसीलिए ये आर्बिट्राज प्रॉफिट हो गया आपके लिए। तो लोग फिर क्या करेंगे, सब जन लेवर्ड में बेचेंगे, अनलेवर्ड में खरीदेंगे। जब कोई चीज बेचते हैं तो उसका वैल्यू गिरता है, जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो जाएगी। तो दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि बेसिकली हमारा KO कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो अगर आपका वैल्यू सेम आ रहा है एबिट पे, मतलब आपका KO कांस्टेंट हो गया, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब MM अप्रोच बिहेवियरली ये सिग्निफाई कर रहा है। तो थोड़ा टिपिकल है गाइस, फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं, और ये वीडियो आपको तभी काम आएगा जब आपने पहले ये पढ़ रखा हो, बिकॉज ये रिवीजन है, धूल मिट्टी उड़ाने का प्रोसेस है, मैं यही बता रहा हूं। तो ये बेस है, अगर आपको पूरा डिटेल में बेसिक से इसको कवर करना है तो उसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ऑन आवर नंबर्स। बट ये अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर क्विकली हमें देखना है कि कैसे वैल्यू होती है। सर उल्टा भी तो हो सकता है, मतलब अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा और लिवर्ड की कम हो, ठीक है, वो भी देखेंगे, उसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। बट आई होप आपको ये समझ आया। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें ये नहीं मैटर करेगा कि आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना हुआ, हमें ये बताना है हाउ द आर्बिट्राज विल बी कैरीड फॉरवर्ड। तो हम पहले दोनों की वैल्यू लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2, हम लोग को जहां से जहां शिफ्ट करना है उसको बेचेंगे, दूसरे में खरीदेंगे। जब दूसरे में खरीदेंगे तो पैसा कम पड़ रहा है तो मैं डेट ले लूंगा, डेट का इंटरेस्ट रेट वही होगा जो लेवर्ड का ओरिजिनली इंटरेस्ट रेट है, उसके बेस पे हमें दोनों की अर्निंग सेम करनी है और कुछ पैसा फ्री है, मतलब बेसिकली हमारा जो पैसा है वो फ्री पड़ा है, मतलब हम उसको कहीं इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। तो ये आपका बेसिक कवरेज हुआ। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे ऑन मोदी गिलानी मिलर। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, देयर आर टू कंपनीज यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, और कुछ नहीं तो वो 4 फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखें। क्या, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन KD, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EAT अपॉन KE, एंड KO इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। ये चारों को आप इनपुट करोगे तो आराम से जो चारों नॉन टैक्स वाली थियोरीज है उसके सम्स इजीली क्रैक हो जाएंगे। तो हम यहां पे फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT हो गया, कितना है 20,000 और 20,000। उसके बाद हम लोगों को यहां पे बोला हुआ है कि लेवर्ड के पास डेट, एल लिमिटेड इज अ लेवर्ड कंपनी जिसमें डेट है 1 लाख का 7%, कितना हो गया 7,000, तो बचा कितना हमारे पास 13,000 ही बचा। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ यू लिमिटेड, इधर तो डैश आएगा तो इधर कितना बचेगा 20,000। अब यू लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 10%, डिवाइडेड बाई 10% करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 लाख। इधर EAT डिवाइडेड बाय यहां का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 13,000 डिवाइडेड बाय 18%, 72222।
तो देखो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, वैल्यू ऑफ डेट इधर डैश है, इधर 1 लाख है, कहानी बदल गई दोस्तों, वैल्यू ऑफ फर्म इधर 2 लाख हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में लेवर्ड का ज्यादा था, इस बार अनलेवर्ड का ज्यादा है। अब हम लोगों को क्या बेसिस चेक करना है कि क्या होगा। अगेन बता रहा हूं, अगर दो कंपनीज की एबिट सेम है तो मोदी गिलानी ये बोलता है कि उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो या तो कोई ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जिसकी वैल्यू ओवर है उससे हम कहां शिफ्ट होंगे, अंडर में शिफ्ट होंगे। ऐसा बेसिस हमें चेक करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास 10% इसका स्टेक है। अगर 10% इसका स्टेक है दैट मीन्स के हम लोग क्या करेंगे, स्टेक इन अनलेवर्ड कंपनी। कितना है स्टेक इन अनलेवर्ड कंपनी हमारे पास, 2 लाख का 10%, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 20,000। और अर्निंग्स मतलब कमाई हम कितनी कर रहे हैं 20,000, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें 10% स्टेक, तो कितना हो जाएगा 2,000। अब हमें यह चेक करना है कि हम ये सेम चीज लेवर्ड कंपनी में कैसे कर पाएंगे। अब लेवर्ड कंपनी में हमें खरीदना है तो हम लोगों को 10% कम में ही मिल जाएगा। तो बाकी का मैं क्या करूंगा, उसको डेट में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, 10% स्टेक इन लेवर्ड कंपनी अगर हम देखें तो स्टेक इन लेवर्ड कंपनी 10% इन इक्विटी कितना आ जाएगा, 7222 का 10% कितना आ जाएगा 7,222। एंड 10% ही लगभग डेट लेता हूं मैं उसका, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा बेसिकली 10,000। तो मैंने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया 17,222। मेरे पास पैसा था कितना 20,000 था, 20,000 में से मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया 17,222। तो मेरे पास फ्री पैसा कितना है 20,000 माइनस 7,222 2,778। ये मेरे पास क्या पड़ा है, फ्री पैसा पड़ा है। अब अर्निंग्स तो मैच करो सर, चलिए मैच करते हैं। 13,000 इक्विटी वालों की कमाई है टोटल, तो अर्निंग्स कितनी होगी हमारी, हमारे पास 10% स्टेक है तो 13,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों 1,300। और हमने 10,000 का एफडी करवाया ऐसा समझ लो, तो 60% रेट है, या इसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिया ऐसा समझो, तो 10,000 का 7%, क्योंकि 10,000 वैल्यू ऑफ डेट है और 7% आपका कॉस्ट ऑफ डेट मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन डेट है, तो ये कितना हो जाएगा 700। मतलब अगेन मैं कितना कमा रहा हूं 2,000, पहले भी कितना कमा रहा था 2,000, पर पहले कितना पैसा डाल के 2,000 कमा रहा था 20,000। अब 17,222 डाल के भी मैं 2,000 ही कमा रहा हूं। मतलब ये तो फायदे का सौदा हो गया। तो पूरी दुनिया क्या करेगी, ऊपर वाला बेचेगी, नीचे वाला खरीदेगी। ऊपर वाले की वैल्यू बेचने पे कम होगी, नीचे वाले की वैल्यू बेचने पे बढ़ेगी। कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। यही तो मोदी गिलानी मिलर कहता है, क्या कहता है कि अगर दो कंपनी का एबिट सेम है और अगर बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी वैल्यू इवेंचुअली सेम हो जाएगी। तो दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको, जिसमें हम लोग लेवर्ड टू अनलेवर्ड और अनलेवर्ड टू लेवर्ड जाएंगे। मैंने यहां पे किस अप्रोच से कराया है, फ्री पैसा पड़ा है। फ्री पैसा पड़ा है तो अच्छी बात है। कोई पूछ सकता है कि सर हम ज्यादा स्टेक ही खरीद लेते तो बिल्कुल आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके। यहां पे हम लोगों ने लोन लिया नहीं है, एफडी में इन्वेस्ट किया है, वहां पे हमने लोन लिया था। तो कहां से कहां शिफ्ट कर रहे हैं उस पे मैटर करेगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा, लोग क्या करते हैं इसको लिख के याद करते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट समझो, महंगी वाली कंपनी की वैल्यू गिरानी है तो वहां से बेच के सस्ते वाले में खरीदना होगा, ये कॉन्टेक्स्ट है। ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रख लिया, कभी गलती नहीं होगी आपकी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में। सो ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ। आप देख सकते हैं फ्री पैसा 1304 अर्निंग सेम, फ्री पैसा 2778 अर्निंग सेम, मतलब आर्बिट्राज है। इसी तरह को इंस्टीट्यूट अलग तरीके से भी कभी कभी बता देती है। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप कोई भी तरीका करोगे चलेगा। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे कई बार इसी में ही टेंशन लेते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम जाते हैं मोदी गिलानी मिलर विथ टैक्स। विथ टैक्स में
कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट होता है, क्योंकि जैसे ही टैक्सेशन वर्ल्ड आ गया हम लोगों को डेट पे टैक्स शील्ड मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, हम लोगों को डेट पे टैक्स शील्ड मिलेगा। तो इस केस में हमारा पार्ट क्या होगा वो अगर हमें समझना है तो बेसिकली हमारा जो पहले वैल्यू था वो रहेगा ही, प्लस डेट इनटू टैक्स शील्ड का हम लोगों को एडवांटेज हो जाएगा। सर डेट इनटू टैक्स शील्ड का कैसे एडवांटेज हुआ? सपोज 40 लाख का लोन है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 40 लाख का 10% कितना हो जाता है? 4 लाख का इंटरेस्ट, और 30% टैक्स रेट है तो 4 लाख का 30% कितना हो जाता है? 1,20,000। 1,20,000 की टैक्स सेविंग आपको हर साल होगी। कब तक? अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक। तो 1,20,000 को परपेचुअल एन्युटी मतलब 10% डिस्काउंट जो डेट का है उससे डिवाइड करूं तो 1,20,000 बाई 10% कितना आता है? 12 लाख। और सीधा 40 लाख का इंटू 30% करूं तो भी कितना आता है? 12 लाख। जी मैं यही बोल रहा हूं कि डेट इंटू टैक्स रेट कर दोगे तो वो आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा इन अ टैक्स वर्ल्ड। इसलिए टैक्स वर्ल्ड में थोड़ा डेट का कंपोनेंट होना उचित ही होता है, क्योंकि आप उसका प्रॉपर एडवांटेज अगर ले पा रहे हो तो आपके लिए हमेशा वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज कराने में मदद करेगा। इसीलिए अगर आपको यह आ जाए कि एमएम विद टैक्स के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है कि नहीं, तो आप हमेशा क्या बोलोगे? रेलेवेंट है। और आपको यही मुद्दा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए आपको ये ऊपर जो मैंने बोला था उस पे मैं वापस आऊंगा, आपको मार्क करना है। तो विच इज, अगर देखोगे तो वैल्यू ऑफ लेवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड कंपनी पहले ढूंढेंगे, प्लस हमें टैक्स बेनिफिट होगा। इससे पहले क्या हो रहा था? वैल्यू ऑफ लेवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड। यहां पे क्या करेंगे? पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड कंपनी ढूंढेंगे और उसमें जो लेवर्ड कंपनी का टैक्स बेनिफिट है वो ऐड कर देंगे। तो ये फैक्टर हम लोगों को ध्यान में रखना है व्हाइल सॉल्विंग मोदी गिलानी मिलर विथ टैक्स अप्रोच। उसका एक क्वेश्चन बता दीजिए सर। बिल्कुल बता देते हैं। क्वेश्चन ऑफ बेसिस, ये आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस है जो प्राइमरीली आपको इवॉल्व करते हैं, हेल्प करेंगे। आई थिंक क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दो कंपनीज दे दी है, 12% डेट दे दिया है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया है, और बोला हुआ है डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी अज्यूमिंग नो टैक्सेस। और नीचे वाले में बोला हुआ है अज्यूमिंग 40% टैक्सेस। क्या करेंगे? वही हमारा पुराना घोड़ा पुराना मैदान, सेम पार्ट, EBIT ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ठीक है, एबिट हमारा कितना है? दोनों का सेम है, विच इज व्हाट? 18 लाख एंड 18 लाख। अब इसके बेसिस पे हम लोग इंटरेस्ट देखते हैं। 54 लाख का 12%, अगर हम मल्टीप्लाई करें 54 लाख का 12%, विच इज समवेयर अराउंड 648। इसमें तो डैश आ जाएगा, तो यहां पे हमारा EBT बन जाएगा 18 लाख माइनस 648 विच इज 11,52,000, और यहां पे कितना बन जाएगा? 18 लाख ही बन जाएगा। इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? KE से सीधा डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि नो टैक्स वर्ल्ड में EBT ही हमारा EAT है। यहां पे तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है रेट, तो यहां पे मैं MM का अजम्पशन लाऊंगा। लेकिन इसमें अगर मैं जाऊं तो 18 लाख बाई 18% करूंगा तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? 1 करोड़। और 1 करोड़ में वैल्यू ऑफ डेट तो डैश है, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी कितना हो जाएगा हमारा? 1 करोड़। अगर इसका 1 करोड़ है तो इसका भी 1 करोड़ ही होना चाहिए। यही तो हमने कंक्लूड किया था ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में। इस 1 करोड़ में से हमारा वैल्यू ऑफ डेट कितना है गाइस? 54 लाख। मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा? 46 लाख, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर आ गया। सर तो क्या हम लोग KE इससे निकाल सकते हैं? हाँ बच्चों, याद करो फॉर्मूला, KE इज इक्वल्स टू EAT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या EAT अवेलेबल है? यस, 1152। क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी अवेलेबल है? यस, 46 लाख। करो 11,52,000 डिवाइडेड बाय 46 लाख, परसेंटेज ये आ गया आपका 25.04। सर ये सम पिछले वाले सम से अलग कैसे? कहीं नोट डाउन करना है तो कर लो। यहां पे हम ये डिफॉल्ट अजम्पशन मान रहे हैं
क्या मान रहे हैं, सेम रिस्क क्लास बोला हुआ है और दोनों का EBIT सेम बोला हुआ है, तो हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म सेम मानेंगे। तो हमने पहले अनलिवर्ड की वैल्यू निकाली, उतनी वैल्यू लिवर्ड की रख दी, उसमें से डेट माइनस किया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, और ऊपर से जब हम गए थे तो इंटरेस्ट माइनस करके EBT आया हुआ था, के मिसिंग है, वही तो ढूंढना है हमें। तो हम जब EBT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कर देंगे तो हमारा यहां पे ये वैल्यू मिल गया, विच इज व्हाट 25.04। वाओ सर, इतना इजी है, हमें तो पता ही नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल बहुत इजी है ये। तो ये हमारा फर्स्ट केस खत्म हुआ। आई होप आपको पता चला। कुछ नहीं समझ में आया, वही 4 फॉर्मूलाज। क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन KD, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EAT और EBT क्योंकि नो टैक्स वर्ल्ड है, अपॉन KE, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड KO इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे डिराइव हुआ वो ऑलरेडी बता दिया था मैंने। और आगे चलते हैं। मैं एक चीज वैसे बीच में बोल दूं, इस वीडियो को 2x पे मत करना क्योंकि मैं ऑलरेडी 2x पे ही बता रहा हूं, तो आप इसको नॉर्मली आराम से सुने एंड चीजें लिख ले, वो ज्यादा बेटर है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी अज्यूमिंग 40% टैक्सेस। याद करो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, हम लोग पहले क्या निकालेंगे, अनलेवर्ड कंपनी की वैल्यू। अनलेवर्ड कंपनी के लिए हमें EBIT कितना दिया हुआ था बच्चों, अगर आपको याद हो तो EBIT हमें दे रखा था 18 लाख। 18 लाख में से इंटरेस्ट अनलिवर्ड में डैश होगा तो EBT कितना आ जाएगा, EBT आ जाएगा हमारा 18 लाख। लेकिन अब तो गवर्नमेंट आ गई है, टैक्स लेके जा रही है, तो 18 लाख का 40% कितना, 720 उड़ जाएगा, तो कितना बचेगा EAT हमारा 10,80,000। और इसको डिवाइडेड बाय जब मैं 18% करूंगा, क्योंकि आपको कैपिटलाइजेशन रेट तो वही बोली हुई है, 40% के केस में जनरल बेस रखे हम लोग, तो हमारा 10,80,000 डिवाइडेड बाय 18% कर देंगे तो 60 लाख आना था, जो कि वैसे तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि सर 1 करोड़ में से 40% उड़ गया। अब अगर इसकी वैल्यू 60 लाख है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि वैल्यू ऑफ फर्म फॉर लेवर्ड कंपनी क्या हो जाएगी, दिस प्लस टैक्स बेनिफिट। एंड व्हाट विल बी टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट विल बी डेट इनटू टैक्स रेट। डेट कितना है गाइस, देखो 54 लाख, टैक्स रेट कितना है 40%। तो हम क्या करेंगे यहां पे 60 लाख में 60 लाख में हम लोग 54 लाख का 40%, विच इज 21,60,000। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इवेंचुअली वैल्यू सेम थी, बट जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा परमानेंट मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। इसका बेसिस मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट है 648, हर साल 648 का 40% आपको एडवांटेज होगा, विच इज 259,200, और हमारी जो रेट है वो है 12%, तो आपका 21,60,000 आ रहा है, ये रहा 21,60,000। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 81,60,000। अब ये तो वैल्यू ऑफ फर्म है, इसमें से 54 लाख क्या है हमारा डेट, पहले डेट जाएगा, तो जो बच गया वो क्या होगा, इक्विटी, क्योंकि इक्विटी रेजिडुअल वाले होते हैं। कोई बोलेगा सर नहीं, डेट तो 2160 था ना, 2160 डेट नहीं था, 2160 टैक्स एडवांटेज था हमारा। तो दोनों वैल्यू सेम, लेकिन टैक्स एडवांटेज ऐड किया, तो जो लेवर्ड कंपनी है उसकी वैल्यू आई 8160, उसमें से 54 डेट उड़ा देंगे, तो 8160 माइनस 54 अगर हम करेंगे तो 27,60,000 विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब क्या करना है सर, इधर लेवर्ड लिखो और इधर 18 लाख लिखो और इधर इंटरेस्ट लिखो, 54 लाख का 12% 648, ये माइनस करो तो आपका आएगा 18 लाख में से 648 माइनस, तो दैट विल बी 1152। 1152 में से 40% उड़ा दीजिए तो 6,91,200। तो के क्या हो जाएगा, के विल बी EAT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो 691,200 डिवाइडेड बाय 27,60,000
60,000, तो इसको हम 27,60,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.04%। पहले कितना था अगर हम देखें तो 25.04, अभी भी कितना है 25.04। इस तरीके से हमारा मोदी गिलानी मिलर विथ टैक्स अप्रोच वर्क करता है। क्या ध्यान में रखेंगे, पहले वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड निकालेंगे विच इज जो पुराना था नो टैक्स में टैक्स उड़ा दो, फिर उसमें टैक्स बेनिफिट ऐड करेंगे, ये हमारी लिवर्ड कंपनी की वैल्यू है, उसमें से डेट उड़ा देंगे तो बचेगा आपका इक्विटी का वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू और इक्विटी वालों का अर्निंग्स को डिवाइड करके आपका सेम वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। सो ये आपका एक और क्वेश्चन हुआ, अच्छे से इसको सॉल्व कर ले। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये रहा पूरा सलूलू, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन आज के टॉपिक पे, विच इज Blue Limited and all equity finance companies considering to repurchase 275 lakh equity shares and to replace it with 15% debentures of the same amount. Current market value of the firm is 1750 lakhs. ध्यान रहे अभी हम लोग ऑल इक्विटी है, तो अभी वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू 1750 लाख्स आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो मैं 1750 इंटू 20% करूंगा तो मेरा EAT आ जाएगा, क्योंकि ये 20% KE होगा। अभी क्यों KE है सर ये 20%? ये इसलिए KE है बच्चों बिकॉज हम ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड ही है, तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, ये KE आ गया, तो इससे EAT आ जाएगा 1750 इंटू 20%, 350 लाख। कुछ नहीं समझ में आए, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT हमारा अभी EAT है 350 को डिवाइडेड बाय मैं करूंगा टैक्स रेट 30% है तो 70% से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 500। अब क्या हो रहा है, अब मैं 275 लाख की इक्विटी रीपर्चेस कर रहा हूं, कहां से? 15% डिबेंचर से। मतलब मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? 275 लाख का 15% विच इज 41.25 का इंटरेस्ट। इसका मतलब मेरी जो बेसिस है वो क्या होगा? अभी इससे पहले मेरा 350 था, ये 150 था, ये 500 था, ये डैश था, तो ये 500 हो गया। अब ये 500 में से 41.25 जाएगा तो मेरा नया EBT कम हो जाएगा विच विल बी 458.75। इसमें से मैं 30% और उड़ा दूंगा तो बचेगा 321.125। क्यों ऐसा किया सर आपने? ये पहले था, अब मैं डेट ला रहा हूं, मतलब मेरी अर्निंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ रही, तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब इंटरेस्ट आ गया इसलिए ये बेसिस होगी। तो सर फिर अब क्या करेंगे? देखो पहले मैं अनलेवर्ड था, अनलेवर्ड की वैल्यू थी 1750, अब 275 का डेट आ गया तो 275 इंटू 30%, इतने से मेरा टैक्स बेनिफिट बढ़ेगा, तो 275 इंटू 30% 82.5 से मेरी वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरा टोटल वैल्यू आ जाएगा 1750 प्लस 82.5 विच इज 1832.5। दिस इज माई वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। सर ये तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। बिल्कुल बच्चों, पहले अनलिवर्ड की वैल्यू निकाली, फिर डेट इनटू टैक्स शील्ड किया तो हमारा टैक्स बेनिफिट आ गया। अब इसमें से डेट को छुट्टा कर दो तो 275 अलग कर दिया हमने, तो जो बच गया वो हमारा इक्विटी होगा 1832.5 माइनस 275, दिस विल बी 1557.5। सर क्या इससे हम रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं? यस, 321.125 डिवाइडेड बाय 1557.5, तो 321.125 डिवाइडेड बाय 1557.5, तो परसेंटेज टर्म्स में ये आ जाएगा 20.61%। अरे ये तो देखा ही नहीं कि क्या करना है। अरे वो मेरी कैसेट चालू हो गई यार। तो बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पहले था 1750, अब हो जाएगा 1832.5। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसके लिए आपको KO ढूंढना पड़ेगा,
which is weightage of debt into cost of debt into 1 minus t plus weightage of equity into cost of equity. बहुत बार किया हुआ है. और cost of equity कितना होगा हमारा 20.61%. सो ये एक और क्वेश्चन मोदी गिलानी मिलर विथ टैक्स का. दो सम हमने विदाउट टैक्स के किए, दो सम हमने विद टैक्स के किया, आर्बिट्राज किया, कौन सी थियरी क्या कहती है वो देखा, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बेसिक फॉर्मूलाज भी ध्यान में रखे. और इनके चार फॉर्मूलाज, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, के डी into your value of debt equal to interest, value of equity is equals to EAT upon KE and KO is equals to EBIT upon value of firm. अगर नो टैक्स वर्ल्ड है तो, टैक्स वर्ल्ड है तो जो अनलिवर्ड फर्म है उसमें टैक्स बेनिफिट ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, उसमें से डेट हटा दोगे तो इक्विटी की वैल्यू बच जाएगी. ये आप आराम से सुन सकते हैं. मेरे हिसाब से मोदी गिलानी मिलर की पूरी कोशिश की है कि एग्जाम में हम एक नंबर भी ना कटाए. ऐसे सेम क्वेश्चन पे एक एमसीक्यू रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने कोई एक अपने एमटीपी या आरटीपी में कहीं पूछा था. सो तैयार रहें इसको एग्जाम में अपीयर करने के लिए. और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. इसी तरीके से पेनॉर्मिक रिवीजन सीरीज और आपके जो अलग अलग स्ट्रैटेजी सेशंस है वो लेके आता रहेगा. अपना प्यार यूं ही बरसाते रहे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट प्यारो बच्चों.